7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में करेंगे जनसभाएं। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ समेत तमाम स्टार प्रचारक करेंगे प्रचार। मध्य प्रदेश के शहडोल, मंडला में राहुल गांधी, राजस्थान में सचिन पायलट समेत बाकी राज्यों में स्टार प्रचारक करेंगे कांग्रेस का प्रचार। बीएसपी नेता आकाश आनंद की बरेली में होगी रैली। समाजवादी और लेफ्ट ने भी तेज किया प्रचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। इस चरण में 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को होगा मतदान। बीजेपी पर पार्टी ज्वाइन करने का दबाव बनाने के आरोपों पर आप नेता आतिशी को आज देना है चुनाव आयोग को जवाब। बीजेपी ने की थी शिकायत। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजरायल ने दक्षिण गजा से घटाई अपनी सेना। अब मिस्र में इजरायल और हमास के बीच समझौते के लिए होगी नए दौर की वार्ता। खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने। कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को हराया। वहीं मुंबई इंडियंस ने दर्ज की सीजन में अपनी पहली जीत। और आज रात 9:12 से लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, मेक्सिको समेत कुछ अन्य देशों में दिखेगा ग्रहण। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जनसभा करेंगे। पहली सभा छत्तीसगढ़ के बस्तर में 1:30 बजे और दूसरी सभा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शाम 5 बजे होगी। नक्सल प्रभावित बस्तर की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट के इस बारी बीजेपी उम्मीदवार हैं महेश कश्यप और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां से 2011 और 2014 में बीजेपी के दिनेश कश्यप सांसद बने, लेकिन 2019 में कांग्रेस के दीपक बैज ने बाजी मारी। इसी तरह महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आने वाले चंद्रपुर में प्रधानमंत्री आज रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन में बीजेपी यहां चुनाव लड़ रही है। राज्य में चंद्रपुर इकलौती ऐसी सीट है जहां कांग्रेस 2019 का चुनाव जीत पाई। इस बार कांग्रेस ने प्रतिभा धानोरकर पर दांव लगाया है। दोनों ही संसदीय क्षेत्र में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री के अलावा भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक देश भर में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह आज दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह तमिलनाडु के नागपट्टिनम में चुनावी रैली करेंगे। वहीं नमक्कल और तेनकासी में राजनाथ सिंह के रोड शो के कार्यक्रम है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जनसभाएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर और बिजनौर में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां जनसभाएं करेंगे। रामपुर के भारत मैदान में दोपहर करीब 12 बजे जेपी नड्डा जनसभा करेंगे, तो वहीं बिजनौर के धामपुर में दोपहर 1:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के हनुमानगढ़ के संगारिया में शाम 4:30 बजे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बात अब कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। राहुल गांधी आज मंडला लोकसभा सीट के अंतर्गत धनोरा में और शहडोल लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। मंडला से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम और शहडोल से विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को चुनाव लड़ रहे हैं। मंडला और शहडोल दोनों ही लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जहां 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होगी। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की आज राजस्थान के लोकसभा क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण एवं अलवर में चुनावी दौरे का कार्यक्रम है। आज सुबह 11 बजे सीकर में सचिन पायलट चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो दोपहर करीब 12 बजे झुंझुनू के नीम का थाना में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सचिन पायलट दोपहर में जयपुर ग्रामीण के आमेर और अलवर संसदीय क्षेत्र में करीब 3 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और अब खबर जम्मू कश्मीर की, जहां पीडीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अनंतनाग सीट से प्रत्याशी होंगी। पार्टी के युवा शाखा के अध्यक्ष वहीद पारा श्रीनगर और सरताज मदनी बारामूला से उम्मीदवार होंगे। यानी घाटी में कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच तालमेल नहीं बन पाया है, लेकिन पीडीपी ने जम्मू क्षेत्र की 2 लोकसभा सीटें उधमपुर और जम्मू में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने की घोषणा की है। प्रदेश में 5 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को उधमपुर सीट पर मत डाले जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर कई पहलों और अभियानों की शुरुआत की है। निर्वाचन आयोग मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए टर्निंग 18 और यू आर दी वन अभियानों के माध्यम से आकर्षक विषयों, लोकप्रिय आइकन और जेन जेड सामग्री का उपयोग कर रहा है। टर्निंग 18 अभियान का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव में युवा मतदाताओं को आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य पिछले चुनावों में शहरी और युवा मतदाताओं की उदासीनता के मुद्दे का समाधान करना भी है। यू आर द वन अभियान का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को स्वीकृति देना है। आम चुनाव 2019 को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया गया है, जिसमें झूठा दावा किया गया है कि साल 2019 लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय क्षेत्र में ईवीएम में डाले गए वोटों और मतदाताओं की संख्या में मेल नहीं है। इस दावे को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया और सही आंकड़ा पेश करते हुए उस दावे को पूरी तरह से गलत साबित किया है। दावा बिल्कुल भ्रामक और फर्जी निकला है। चुनाव आयोग ने बताया है कि वाराणसी में कुल मतदाता 18,56,791 थे। ईवीएम में डाले गए और गिने गए कुल वोट 10,58,744 थे और पोस्टल वोट 2,085 थे। वहीं एक दूसरे दावे को भी चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज किया है, जिसमें दावा किया गया है कि साल 2019 लोकसभा चुनाव में 373 संसदीय क्षेत्रों में कुल मतदाताओं और ईवीएम में डाले गए वोटों के बीच बेमेल पाया गया, जो कि भ्रामक, फर्जी और निराधार निकला है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दोनों आंकड़ों में कोई बेमेल नहीं पाया गया है।
राजनीति को माफिया मुक्त बनाने और शासन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन कई दलों का इतिहास रहा है जिन्होंने माफियाओं और दबंगों के लिए सत्ता के दरवाजे खोले हैं, बड़े बड़े अपराधियों को विधायक और सांसद का चुनाव लड़वाया है। बिहार की राजनीति में कई नाम ऐसे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल गाजीपुर में माफिया से सफेद पोश बने मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात की। 28 मार्च को अंसारी की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट की वजह से बांदा जेल में हुई थी। अखिलेश यादव ने मुलाकात के बाद अंसारी को क्लीन चिट देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जैसी छवि दिखाई गई, मुख्तार वैसे नहीं थे। कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीज़ें बदली, लेकिन समाज और परिवार, और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या हमने आपने नहीं देखा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है गुंडे माफियाओं का साथ देने का। आप याद करो, मुख्तार अंसारी ने जिस तरह से न जाने कितने घर तबाह किए हैं, कितने लोगों की हत्याएं की हैं, कितने लोगों के सिंदूर उजाड़े हैं, कितने विधवाएं बेचारी आज भी भगवान से प्रार्थना करती थी, उनके लिए न्याय मिला है। तब मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों की यहाँ भी सहानुभूति दर्शाना ये केवल मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति है। अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है, और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा, कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। मैं यह मानता हूं कि उनके मन में श्रद्धा है कि वोट प्राप्त करने का लालच है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि गाजीपुर लोकसभा हो और चाहे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा हो, वहां भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के जो प्रत्याशी वही जीतेंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के जोरहाट में दावा किया है कि देश में भय का माहौल है और भाजपा के आतंक से देश को सिर्फ कांग्रेस ही बचा सकती है। असम में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 3 चरणों में होना है। आज एक भय का वातावरण है। जो लोग, जो छात्र आवाज उठाना चाहते हैं सीए के खिलाफ, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको पुलिस के द्वारा जेल में भेजा जा रहा है। तो ये आज लोकतंत्र में सभी महसूस कर रहे हैं। यहाँ चाय के बागान के लोग भी यही महसूस कर रहे हैं, एक डर का वातावरण कि अगर हम इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं तो हमारे साथ कुछ अन्याय होगा, हमें जेल भेजा जाएगा, पुलिस से हमको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। तो एक तरीके से एक डर का एक वातावरण इस सरकार ने केंद्र में और राज्य में उन्होंने बनाया है। और मैंने यही कहा है लोगों से कि भाजपा के आतंक से अगर कोई उन्हें बचा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी। तो ये तो थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। आइए अब अन्य महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। 15 अप्रैल तक अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है, लेकिन इस दौरान आए दिन उनके मामले में अदालत में सुनवाई हो रही है। आज उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई होगी। आपके पूर्व विधायक संदीप कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। संदीप कुमार ने याचिका में कहा है कि केजरीवाल ने हिरासत में जाने के बाद मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार खो दिया है। हालांकि इससे पहले इसी तरह की मांग वाली 2 याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ये कहते हुए खारिज कर चुका है कि इसमें कोर्ट के दखल का कोई औचित्य ही नहीं बनता।
आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को आज निर्वाचन आयोग में अपना जवाब दाखिल करना है। पिछले हफ्ते आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोप लगाया था कि बीजेपी के एक नेता ने उनके करीबी से संपर्क साधा है और कहा है कि आतिशी को अपना करियर बचाना है तो वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, वरना उनके यहाँ छापा भी पड़ सकता है। इस पर बीजेपी ने आतिशी के खिलाफ शिकायत की, लिहाजा आज आतिशी को चुनाव आयोग के सामने जवाब देना है। बीजेपी ने आतिशी को चुनौती दी है कि या तो वो आरोप साबित करें या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बीजेपी ने इस पर उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुनाएगा। केजरीवाल ने सप्ताह में 5 बार अपने वकील से मुलाकात करने की मांग की है। अभी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही वो अपने वकील से मिल सकते हैं। केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ देश भर में 30 केस से ज्यादा मामले लंबित हैं। ऐसे में हफ्ते में सिर्फ 2 मुलाकात केस को समझने और निर्देश देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ईडी ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जेल मैनुअल इस बात की इजाजत नहीं देते। केजरीवाल को अपने वकील के जरिए सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। वहीं दिल्ली शराब घोटाले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता की अंतरिम जमानत पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला आ सकता है। के कविता ने बेटे के एग्जाम और उसे मां के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की है। के कविता पर आरोप है कि शराब नीति में फायदा पाने के लिए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची थी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ की रिश्वत दी। के कविता इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। दरअसल घोटाले के एक आरोपी विजय नायर ने के कविता का नाम लिया था। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मनकापुर इलाके में तेज रफ्तार कंटेनर ने 9 कारों, एक एम्बुलेंस और 2 दोपहिया वाहनों सहित 12 लोगों को टक्कर मार दी है। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। सभी वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसे के दौरान घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के भागलपुर में नगर निगम परिसर में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। नगर निगम परिसर में रखे 2 बड़े कूड़ेदान वाहन जलकर राख हो गए हैं। इसके अलावा कई पेड़ भी आग की चपेट में आ गए हैं। हादसे में लाखों की संपत्ति जलकर पूरी तरह राख हो गई है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को एनिमेटेड शो के रूप में प्रदर्शित करने की पहल की गई है। इसके तहत बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू तारा मंडल में एनिमेटेड शो के रूप में भारत के अंतरिक्ष अभियानों को देखा जा सकेगा। युवाओं को भारत के अंतरिक्ष अभियानों के बारे में जानकारी देने और उनमें रुचि जगाने के लिए तारा मंडल अपने सभागार में प्रतिदिन स्काई शो का प्रदर्शन करेगा। इस शो को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तैयार किया है। 30 मिनट के इस शो की थीम इंडियन स्पेस ओडिसी साउंडिंग रॉकेट्स टू गगनयान है। भारत एफडीआई निवेश के आकर्षक विकल्प के रूप में उभर रहा है। पीएलआई स्कीम्स और मेक इन इंडिया का असर जमीन पर साफ दिखने लगा है। सरकार का मानना है कि आने वाले 5 सालों में भारत में औसतन हर साल $100 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ सकता है। आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। कोविड महामारी के बाद एफडीआई निवेश की पूरी दुनिया ही बदल चुकी है। चीन से निवेश निकलकर दूसरे देशों में जाने की शुरुआत भी हो चुकी है। साथ ही अमेरिका और चीन के बीच भू राजनीतिक तनाव ने ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की कई कंपनियों को चीन पर निर्भरता कम करने के लिए मजबूर कर दिया। भारत ने भी मौके का फायदा उठाया और मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी योजनाओं के जरिए निवेश को आकर्षित करने की कोशिश की। China+1 अगर आप देखें तो इंडिया स्टैंड्स अमंग्स द रेस्ट 5 ऑलमोस्ट एट 3rd पोजीशन। डेफिनेटली सारा एफडीआई हमारे पास नहीं आ रहा है एट द मोमेंट, बट द वे गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद द पॉलिसीज, स्पेशली द पीएलआई पॉलिसीज, आई मीन दैट गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू इंडियन इकोनॉमी। एट द मोमेंट इंडिया हैज लर्न लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। इंडिया की पॉलिसी अगर आप देखें तो इंडिया एफडीआई पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी तीनों का ट्रायंगुलेशन मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक
चीन में एफडीआई प्रवाह में भारी गिरावट से अमेरिका और कुछ देशों को फायदा होता दिख रहा है। 2023 के शुरुआती 9 महीनों में वैश्विक एफडीआई प्रवाह में 29% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। चीन में एफडीआई प्रवाह कम हुआ और वैश्विक एफडीआई में चीन की हिस्सेदारी 12.5% से घट करके 1.7% हो गई। चीन के इस नुकसान का फायदा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, पोलैंड, जर्मनी और भारत को हुआ। भारत ने सेमीकंडक्टर, रक्षा, स्पेस और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नीतिगत बदलाव किए हैं। खबर यह भी है कि टेस्ला भारत में अपने प्लांट को लगाने के लिए अगले महीने दौरा भी कर सकती है। भारत को विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों का भी फायदा देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग का पुश तभी अच्छा मिलेगा जब आप एक्सपोर्ट कर पाओ, विथ ट्रेड अग्रीमेंट्स कमिंग इन प्लेस एंड दैट टू विद द डेवलपिंग कंट्रीज। आप पैसा भी उन्हीं से उठा रहे हो, आप उन्हें एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो, एंड यू आर गिविंग द बेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाइक PLIs। हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स अपने कम कर दिए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वी आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। साल 2014 से 2023 के बीच में भारत में करीब $600 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया, जो इससे पहले के 10 सालों के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद के मद्देनजर एफडीआई निवेश औसतन $100 अरब रहने की उम्मीद है, जो फिलहाल $70 अरब के स्तर पर है। कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि अपनी जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर रहना उनके अपने विकास के हित में नहीं है, और इसीलिए China+1 पॉलिसी का असर अब जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। भारत को भी इसका फायदा मिलना शुरू हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 सालों में औसतन एफडीआई $100 अरब को छू सकती है। कैमरामैन नवीन के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, गुरुग्राम। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। गजा में लगातार हो रही मौतों और इजरायली बंधकों की मौत को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। इजरायल ने दक्षिणी गजा में तैनात अपने सैनिकों की संख्या में बड़ी कटौती की है। अधिकतर सैनिकों को वापस बुला लिया गया है और अब वहां इजरायली सेना की केवल एक ब्रिगेड रह गई है। सैनिकों की यह वापसी ऐसे समय में हुई है जब मिस्र युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से नए दौर की वार्ता की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। इजरायल ने कहा है कि उसने और हमास ने 6 महीने से जारी संघर्ष में संभावित युद्ध विराम पर ताजा बातचीत के लिए मिस्र में टीम को भेजा है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। नासा के मुताबिक करीब 54 साल के बाद सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसकी अवधि 4 घंटे 25 मिनट तक हो सकती है। इससे पहले इतना लंबा सूर्य ग्रहण 1970 में देखा गया था। पूरे उत्तरी अमेरिका में सूर्य के सामने चंद्रमा के आने से जमीन पर जो परछाई बनेगी वह 185 किलोमीटर चौड़ी होगी। यह छाया मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा पर पड़ेगी। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि भारत में लोग नासा के YouTube लाइव स्ट्रीम के जरिए इस दुर्लभ ग्रहण को देख सकते हैं। खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। आईपीएल में आज होने वाले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। यह मैच चेन्नई में खेला जाएगा। कोलकाता की टीम ने 3 में से 3 मैच जीते हैं और वो मजबूती के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। वहीं चेन्नई की टीम की बात करें तो यहां 4 मैच में से 2 जीत और 2 हार के साथ वह चौथे स्थान पर है। आईपीएल में कल खेले गए दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुजरात टाइटंस को 33 रन से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने 5 विकेट पर 163 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम ने 18 ओवर और 5 गेंद में 130 रन बनाकर आउट हो गई। लखनऊ के लिए यश ठाकुर ने 5 और कृणाल पांड्या ने 3 विकेट लिए। आईपीएल में कल खेले गए दिन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 29 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 235 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 8 विकेट पर 205 रन ही बना सकी। ये मुंबई इंडियंस की आईपीएल के इस सीजन की पहली जीत है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को आज ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैच की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-2 से हरा दिया। इससे पहले कल खेली गई सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को 5-1 के अंतर से हार झेलनी पड़ी थी। और अब आपकी सेहत से जुड़ी खबर को देख लेते हैं। मधुमेह रोगियों में अक्सर ब्लड शुगर यानी रक्त में शर्करा का स्तर अनियंत्रित रहने से कई समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन अगर रक्त में शर्करा का स्तर सामान्य से कम हो जाए और गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में लक्षणों को पहचानना जरूरी है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। आप इस रिपोर्ट को दीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।
हाइपोग्लाइसीमिया यानी रक्त में शर्करा का स्तर कम होना, ये एक समस्या है। ये स्थिति कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। खून के अंदर जब 70 मिलीग्राम पर 100 ml से जब शुगर की मात्रा कम होने लगती है, इस स्थिति को हम लोग कहते हैं लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया। इसके मुख्य कारण ये होते हैं कि अगर जिसको डायबिटीज है वो व्यक्ति इंसुलिन की मात्रा अधिक ले ले, या अपनी मेडिसिन की मात्रा अधिक ले ले, या परिश्रम अधिक कर ले, या कोई भी व्यक्ति अगर वो अल्कोहल का सेवन ज्यादा करता है, या उसको जो है लीवर की डिजीज है या किडनी की डिजीज है, ऐसे लोगों में अंदर अगर वो खाना भी ना खाएं तो इसकी वजह से शुगर की मात्रा कम हो जाती है। ऐसा होने पर व्यक्ति में लक्षण उत्पन्न होते हैं जिसमें सिर दर्द, घबराहट, धड़कन बढ़ना, हाथ पैर में कंपन, अधिक पसीना आना, बोलने व व्यवहार में बदलाव, शरीर पर संतुलन न रख पाना, लड़खड़ाकर चलना, ये सभी असामान्य स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे ज्यादा अफेक्टेड ऑर्गन जो होता है लो शुगर की वजह से ब्रेन होता है, इसलिए पेशेंट के अंदर सबसे पहले इरिटेबिलिटी, सिर दर्द होना, बिल्कुल मरीज जो है पेल दिखाई देगा, शेकिंग होने लगेंगे, उसको जो है कपकपी लगने लगेगी, उसको जो है पाल्पिटेशन होने लगेगा, उसका दिल कच्चा होने लगेगा, और ऐसा भी लगेगा कि आगे चल के उसको दिखने में मुश्किल हो, ब्लरिंग विजन हो जाए, हाथ पैर लड़खड़ाने लगे, जब वो चलेगा तो गिरने के चांसेस होने के काफी संभावना रहती है। और कई बार कई लोग जो एल्डरली ग्रुप में जो रात को वो अपने टॉयलेट में गिर जाते हैं, वो लो शुगर की वजह से ही उनमें देखा गया, उससे उनको इंजरीज हो जाती हैं और उनको कई जो है फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं। ब्लड ग्लूकोज रक्त में पाई जाने वाली शर्करा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। शरीर के अंगों और मांसपेशियों के साथ तंत्रिका तंत्र को पोषक तत्व प्रदान करती है। ग्लूकोज महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। लो शुगर होने पे हमेशा याद रखिएगा, एक रूल ऑफ 15 होता है, 15 ग्राम ग्लूकोज घोल के तुरंत पेशेंट को पिला देना चाहिए पानी में घोल के, और उसके बाद में वेट करना चाहिए। अगर उसके सिम्टम्स अच्छे हो रहे हैं, ही इज फीलिंग बेटर, तो उसको जो है तो फिर खाने की और चीजें दी जा सकती है। अगर अभी भी उसके सिम्टम है तो 15 मिनट बाद फिर 15 ग्राम ग्लूकोज घोल के देने से उसके जो है काफी ठीक हो जाती है स्थिति। अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि उसकी शुगर बहुत लो है, उसको अस्पताल में जाके और आईवी फ्लूइड देने की जरूरत है। इसके साथ साथ घर के अंदर शहद होना चाहिए कि तुरंत आप उसको जो है 2 चम्मच शहद दे सकते हैं, और इसके अलावा जैसे जो है बिस्कुट्स या मीठे पदार्थ होने चाहिए, और अपना जो है ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स भी दी जा सकती हैं। सही समय पर प्रबंधन न किया जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया गंभीर रूप ले सकता है। रक्त में शर्करा की नियमित जांच करवाएं और सावधानी रखें जिससे हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।